बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि मलिक अहमद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान से उनकी नशिस्तों को छीनना चाहते हैं और अब वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई और वो बज़िद हैं कि 26 अरकान की रुकनीत को मैं मुअत्तल करके ही छोड़ूंगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 चीज़ों को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर ये जो नंबर गेम है इसे बढ़ाकर किसी एक को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी पूरे का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान की पार्लिमान का, दोनों ऐवानों का, और नंबर्स को अपने हाथ में करके किसी एक को फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने तो आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया है, मुझ पर आइनी जिम्मेदारी है, मैंने 15 माह में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी, मेरी मैंडेट से 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा, मैं किसी एक जमात की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा असम्बलियों की हुर्मत की, कवानीन और 12 करोड़ आवाम के हक की नुमाइंदगी की। अगर गलत बयानी पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? आइन की दफ़ा 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दे। सवाल यहाँ पर ये है मलिक अहमद खान साहब कि इस मुल्क के अंदर जब कोई सियासतदान इलेक्शन से पहले अवाम के दरमियान जाकर तकरीरें करता है तो वो क्या कहता है कि मुझे अगर आपने वोट दिया तो मैं पाकिस्तान के अंदर बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं अपने से पहले वालों की गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, गरीब के बच्चे को रोटी नहीं मिलती, गरीब के बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलती। ये तमाम सवाल पाकिस्तान की आवाम के सामने रखकर उनसे वोट मांगा जाता है। ऐसा ही होता है। अगर आप ये जो लास्ट इलेक्शन था 2024 का सिर्फ एक एग्जांपल उठाकर देख लें, गलत बयानी की जो बात कर रहे हैं, इस तरह तो पूरी पार्लियामेंट जो है वो नाअहल हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी तकरीरों के अंदर जहां पर इमरान खान पर तनकीद करते रहे वहीं पर पाकिस्तान की आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते रहे कि आज से अगर हमें हुकूमत मिली तो हम पाकिस्तान की आवाम को 200 यूनिट मुफ्त कर देंगे। यही कहा था ना इन लोगों ने। बिलावल जरदारी क्या कहता रहा कि मैं 300 यूनिट मुफ्त दे दूंगा, यही कहा। ये वो प्लेजेस थे जो पाकिस्तान की आवाम के सामने किए गए। झूठ बोला इन तमाम लोगों ने। ये झूठों का, फ्रॉडियों का, बनारसी ठगों का वो टोला है जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अगर मलिक अहमद खान की इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि आइन की हुर्मत और आइन को पामाल किया जाता है, जो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी पर एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया गया, तो सरकार ये भी जरूर बता दें कि इन रहनुमाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है। और मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बात करते हैं ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया गया, सवाल ये था कि ये जायदादें आपने कैसे बनाई। कोई एक भाई कहता है कि हम जद्दी पुश्ती अमीर थे, बेटी ने ये कहा। दूसरे भाई ने कहा कि मेरा बाप जो था वो मजदूर था, मेहनत कश था और अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। ये तमाम बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कहीं जायदाद नहीं है। हमने ये तमाम बातें सुनी। ये वो सवाल थे जो पाकिस्तान की अदालत ने आपसे पूछे, आपके पास जवाब नहीं था और आपको नाअहल कर दिया जाता है। गो कि वो तरीका गलत था। जब मैं ये बात करता हूं कि तरीका क्या था, सवाल ये पूछा गया कि मीन्स क्या थे, जायदाद कहां से खरीदी गई, पैसा कहां से आया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। बेटे से तनख्वाह लेने पर आपने उनको एक पॉलिटिकल बयानिया उनके हवाले कर दिया। सजा होनी चाहिए थी, जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि आज तक 2025 जुलाई इन लोगों के पास इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की अदालतों को देने के लिए नहीं है। तो अगर कोई इस मुल्क के अंदर नाअहल हुआ, और वो क्यों हुआ, उसकी वजह वो जायदादें हैं जो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के पैसे से बनाई, लेकिन जवाब आज भी पाकिस्तान की आवाम इनसे मांग रही है। व्यूअर्स, सवाल जो इससे जुड़े हुए हैं कि फॉर्म 47 वालों से हल्फ लेना असम्बली की हुर्मत पर उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया गया। पाकिस्तान में 17 जो सीट्स जिस जमात ने अपने नाम की और उसे हुकूमत दे दी गई, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर इनसे आप बयान हल्फी लें और इन्हें अगर कहा जाए ना कि कुरान पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस सवाल का जवाब दो कि क्या तुम वाकई इलेक्शन लड़े हो, जीते हो, तो इनके पास इसका जवाब नहीं होगा। इलेक्शन लड़े भी कोई और इलेक्शन ने के अंदर इनको जितवाया भी किसी और ने है। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि नून लीग पूरी की पूरी, जब उनसे सवाल किया गया ना कि क्या बनेगा आपका, और इस वक्त जो वेव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो लोगों ने रिकॉर्ड पर निजी महाफिल के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि फरिश्ते हमें जितवा देंगे और फरिश्ते इस वक्त काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ये कुरान पर हल्फ देकर क्या पाकिस्तान की आवाम को इसका जवाब देंगी
کہ کیا واقعی وہ الیکشن جیت چکے ہیں یا الیکشن جیتے فارم 47 کی حرمت جس کابینہ نے ان فیصلوں کو انڈورس کیا اس کابینہ کو نااہل کرو. اور جو دلیل وہ دے رہے ہیں کہ 26 لوگوں کو ہم نااہل کر دیں گے, کیوں کہ انہوں نے مریم کی شان میں گستاخی کی, مریم کو آئینہ دکھایا. احتجاج پر نااہل کرنا اسمبلی کی حرمت کا سوال ہے. نواز شریف کی تصویر لے کر اسمبلی میں آئے, اسپیکر کو لوٹے مارے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرویز الہی صاحب تھے ان کے بازو پر چوٹ آئی, ان کو گھسیٹا گیا, زدوکوب کیا گیا. اسی اسمبلی کے اندر پولیس کی انٹری ہوتی ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں کسی اسمبلی کے اندر پولیس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم آئی جی کو بلائیں گے اور اسی فلور کے اوپر اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی پاکستان میں, پارلیمان کے اندر, اسمبلی میں, جہاں پر لوگ ووٹوں سے آتے ہیں, نوٹوں سے نہیں آتے, اور ان کو داخل ہونے کی. پرویز الہی صاحب کے اوپر تشدد ہوا, بازو ان کا ٹوٹ گیا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں ہوئی؟ پھر نواز شریف پر مقدمہ اثاثہ چھپانے کا تھا. ان باتوں پر نااہلی. شہباز شریف صاحب جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کی کمر میں درد نکل آیا, اور اگلے دن انہوں نے پاکستان میں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. تو پاکستان میں اگر کوئی سوال ہونا چاہیے تو ان لوگوں سے جو نااہلی کی آج بات کر رہے ہیں. ویورز, حکومت کس نے کرائی, یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. حمزہ شہباز کو زبردستی وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کون لے کر آیا؟ مولانا نے کہا کہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی, اور جنرل باجوہ نے ہم تمام لوگوں کو کہا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے. کون ملتا رہا؟ جنرل باجوہ کے سسر سے کون ملتا رہا؟ یہ تمام باتیں اس وقت آپ کو حرمت یاد نہیں آتی. جنرل جیلانی کے ساتھ آپ پاکستان میں ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ ہوتے ہیں, پھر آپ پاکستان میں قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی ایک جاگیر بنا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام کو رایا بنا لیا. کیا اس وقت آپ کو حرمت کا خیال نہیں تھا؟ تو ملک احمد خان صاحب نے تمام باتیں کہی ہیں, اور اس کے اوپر ویورز ایک کنٹروورسی یہ بھی آ رہی ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا. نون لیگ کے اندر سے جی آوازیں اٹھ رہی ہیں. نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو بھائی جان پھر یاد رکھے گا کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئے گی, اور پھر وہ کہے گی کہ یار یہ شور بہت کرتے ہیں. یہ کوئی کلاس روم نہیں تھا. ایک پارلیمان ایک ایسی جگہ تھی, ایک ایسا فلور تھا جہاں پر عوام کے حقوق کی بات ہوتی ہے. اگر شور شرابہ ہے, کسی کی بات کو آپ اسے اتفاق نہیں کرتے, دنیا کی پارلیمان کے اندر اسی قسم کی پالیسیز آپ کو نظر آئیں گی. لوگوں کا طریقہ کار تنقید کا یہی ہوتا ہے. ایک پارلیمان, وہاں پر بھی آپ نے ایک پابندی لگا دی, مارشل لا لگا دیا, اور یہ اسپیکر صاحب کا مارشل لا ہے جو آئین کو بنیاد بنا کر یا پھر استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوری نمائندوں کے خلاف, چونکہ انہیں 26 نشستیں درکار ہیں اور ان 26 نشستوں کے لیے سب کچھ کریں گے. ویورز, نون لیگ کے اندر آواز کیا اٹھ رہی ہے کہ اگر کل کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو آپ پھر ایک راستہ کھول دیں گے. کل کو کسی بھی جماعت کے 20 25 30 جتنے آپ کو اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, یا پھر آپ لوگوں کو کمپرومائز پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں, آپ انہیں نااہل کریں, دھمکی دیں, ریفرنس بنا کر بھیج دیں. تو جو کچھ آج آپ نون لیگ والے کر رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو نون لیگ کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نااہل کیا گیا تو کل کو ہم بھی نااہل ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جی اس کے اوپر رد عمل آیا, اور ایک ملاقات ہوئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حقائق سے برعکس یہ باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ملتے رہے, اور نون لیگ کے بھی ملتے رہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ملتے رہے ہیں, لیکن یہ کسی کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر ہم فیصلہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ پورا ایک پلان ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ آف پاکستان یا باقی دیگر ادارے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیکاز آف دا انسٹیٹیوشن وی اسٹینڈ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک خاتون جس نے وہ تقریر کی, تو تمام ادارے اس وقت کمپرومائز ہیں اور پاکستان کے اندر یہ حالات آپ کو نظر آئیں گے. اور میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں صدر بننا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب اس کرسی پر بیٹھے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو اس کرسی سے ہٹا دیا جائے گا. اب خبر یہ ہے جی کہ پاکستان میں شہر اقتدار اور جو پارلیمان کی راہداریوں کو اور شہر اقتدار کے اندر جو خبریں کور کر رہے ہیں, کچھ صحافی یہ بتاتے ہیں, اعزاز سعید از ون آف دیم, اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مائنس زرداری فارمولے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور پھر دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں, اور وہ پنجاب میں اب ڈیرے لگائیں گے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ آئندہ چند روز میں گورنر ہاؤس لاہور, اور پھر جہاں قیام کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اب زرداری صاحب کو ہٹانے کی جو بات اعزاز سعید نے کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پر مزید بحث ہوئی تو صحافی اعزاز سعید نے, یعنی لوگ کرٹیسزم ان کے اوپر کر رہے تھے کہ آپ کے پاس سے جو خبر ہے یہ درست نہیں ہے, اور یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا پھر جواب دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے
मुतल्लिक मेरी दी गई मालूमात पर इतराज़ कर रहे हैं। बाज़ इसे गलत भी करार दे रहे हैं। याद रखिएगा, कोई ज़िम्मेदार सहाफ़ी इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के नहीं करता, क्योंकि दूसरी तरफ इसहाक डार साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया की पैदावार है। भाईजान, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ही खबरें दे रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको तो आपने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, तो सोशल मीडिया की ही खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, और हकीकत भी सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलती है। और वो सहाफ़ी जिनका किसी कबीले से ताल्लुक़ नहीं है और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी तनकीद करते हैं और इस हुकूमत में भी तनकीद कर रहे हैं, ये उस कबीले से खबर आपको मिलेगी। और डार साहब भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फिर एक और बात की कि इसे गलत भी करार दिया और कोई जिम्मेदार सहाफ़ी इतनी बड़ी बात तस्दीक नहीं करता। माजी में परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफे का फैसला हो या जनरल आसिम मुनीर का डेटा लीक, ऐसी कई खबरें इब्तदा में तरदीद और नाकाबिल यकीन कही गई, लेकिन वक्त ने उन्हें दुरुस्त साबित किया और आप इंतज़ार फरमाइए। फिर एक और भी एक क्लेम हो रहा है, और ये क्लेम है जी नवाज शरीफ साहब को कुर्सी सदारत पे बैठाने के हवाले से। और ये बताया जा रहा है जी कि जरदारी साहब की सदारत गई तो मियां नवाज शरीफ को सदारत के उम्मीदवार के लिए सामने लाया जाएगा, इसलिए मियां साहब के अडयाला में खान साहब से मिलने की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि जरदारी साहब की सदारत पर सवाल हो रहे हैं। अब जरदारी साहब पंजाब में क्या करेंगे, मैं आपके सामने ना एक ये जो गेम है और कौन कहां पर स्टैंड करता है, इसका एक खाका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करने की इस वक्त पोजीशन में, यानी वो आना चाहते हैं। अभी कैसे आएंगे? जहांगीर तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, ठीक है जी, खबर ये भी आई। और फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होगा, या फिर वो एक बड़े धड़े को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर सकते हैं। देखें, पैसा तो जरदारी साहब के पास है, बहुत पैसा है, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को आप खरीद भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर ही कहीं जाएं। अगर मरीम के खिलाफ तहरीक एतमाद आती है तो लोग हंसी खुशी इसमें शामिल होंगे और ऊपर से पैसे भी आपको मिल रहे हों। तो ये महाज मरीम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और इसको कैपिटलाइज करने के लिए जरदारी साहब अब पंजाब में आपको एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें मरीम नवाज हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है, और मरीम नवाज को इत्तेमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। तरीके से इत्तेमाद भी लाई जा सकती है। अगर वो कामयाब ना भी हो तो किसी एक सूरत में ये इस तरह जरूर कामयाब होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इन बातों को मनाने में कामयाब हो जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स है ना जी, अगर तरीके से इत्तेमाद नहीं भी आती। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आपको ये सब कुछ करने देगी? वो पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चलती नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो बैठ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जरदारी साहब तो लेट भी जाते हैं। तो जरदारी साहब क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर बिलावल जरदारी को एक्टिव करेंगे और कोई ऐसा काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे, बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए एक रास्ता बनाया जा सकता है। और अगर जरदारी साहब कुर्सी से हट गए ना तो फिर इस हुकूमत का बाकी रहना शायद इतना आसान नहीं हुआ। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई की तरफ आएगी और कोशिश करेगी कि उनके साथ, जो कि हाईली अनलाइकली है कि ऐसा हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे महाज को बनने नहीं देगी, बल्कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत है इसको इसी तरह चलाएगी, और इनके कहे बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। जरदारी साहब की वैसे सेहत ख़राब रहती है जी, और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और तकरीर भी सही तरह से नहीं कर सकते, उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है। तो इस तनाजुर में भी लोग कह रहे हैं कि यार जरदारी साहब बूढ़े हो गए हैं, तो अब इनको रुखसत किया जाए और इस कुर्सी के ऊपर किसी सेहतमंद और तवाना शख्स को बैठाया जाए। और जो सेहतमंद शख्स इन्होंने निकाल कर लेकर आए हैं, नून लीग के पास नवाज शरीफ के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो उनके नज़दीक नवाज शरीफ एक सेहतमंद इंसान है और वो इस कुर्सी के लिए सबसे मौजू होंगे। मैं फिर आपको ना एक खबर ये भी दूं, और जरदारी साहब को क्या रिटायर होना चाहिए। अच्छा, एक ना मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और इसके अंदर थाईलैंड के बादशाह की वीडियो जी वायरल हो रही है और चाकरी खानदान से इनका ताल्लुक है, और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। आप देख लें, उनको ना एक खातून पास खड़ी और वो हाथ वाला पंखा जो है वो हिला रही है, और वो ठीक तरह से खड़े नहीं हो रहे, और यही जरदारी साहब के हालात हैं। लेकिन कुर्सी से चिमटे हुए हैं, और आसिफ जरदारी भी अब तकरीर नहीं कर सकते, जुमला पूरा नहीं कर सकते, और उनके बारे में जो तौजीहात पेश की जाती हैं कि जरदारी साहब अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं और उर्दू की उनको समझ नहीं आती, और वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में अच्छी तकरीर कर लेते हैं। तो ये उन्होंने एक तौजीहात पेश की, लेकिन असल कहानी ये है कि मरूसी किरदार हैं। जहाँ पर ख़ानदानों की सियासत हो, ख़ानदानों की बादशाहत हो, वहाँ पर किसी का भी दिल नहीं करता कि 25-25, 30-30 गाड़ियों का काफ़िला हो और आपको प्रोटोकॉल मिल रहा हो, और वहाँ पर आप जो आपके वर्कर्स हैं और जो सरकारी मुलाजमीन, जो छोटे लेवल के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको आप रास्तों में खड़े होकर मरीम नवाज़ के नारे लगवाएं, 1 2 3 मरीम नवाज़ जिंदाबाद। तो इस तरह की बातें होती रही।
तो ये लोग जो कुर्सियों से चिमटे हुए हैं ना, वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर अपने ख़ानदानों के अलावा किसी को हुकूमत नहीं देंगे, चाहे ये मर जाएं, ये मरेंगे, और मर के ही इनकी जान जो है, इन कुर्सियों की जान छूटेगी। इनकी जान क्या छूटनी है, पाकिस्तान की आवाम की जान छूटेगी जब ये रुखसत होंगे इस दुनिया से। तो ये आपको उसी किस्म की बादशाहत इन ख़ानदानों में भी नज़र आएगी जो वाकई बादशाह जिसे फॉलो करते रहे। बादशाह मरता है तो फिर उसका जानशीन मुकर्रर किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जब कोई मरेगा, इस दुनिया से रुखसत होगा, तो फिर उसका जानशीन या फिर वो इक़्तिदार किसी और को मुंतकिल किया जाएगा। वो ड्राइविंग पोजीशन जो आसिफ अली ज़रदारी के पास है किसी और के पास चली जाएगी, और यही पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स हैं। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि अल कादिर ट्रस्ट केस की ये समात है, और पता ही चला जी कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, और जल्द समात की दरखास्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दायर करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर जल्दी उधर से नहीं है ना कि वो समात फिक्स नहीं करे, तो यह जल्दी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नज़र नहीं आती। आज 11 मुहर्रम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमने सुना और जिसे रिपोर्ट भी किया कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक का आगाज़ होगा, कहाँ हुआ जी तहरीक का आगाज़? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मैदान में होंगे, हमें नज़र नहीं आए। आपको नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान की आवाम को एक लाएमल दिया जाएगा, और इसके ऊपर कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के ट्वीट भी की, और वो सवाल कर रहे हैं कि 10 मुहर्रम गुजर चुकी है, 11 मुहर्रम शुरू हो गई, और इमरान खान का ये ऐलान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जामे हिकमत अमली के साथ मैदान में आ रही है। तो वो हिकमत अमली कहाँ है? एहतजाज क्या वाकई होगा, या फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान की आवाम को लगा दिया गया? अच्छा, खान साहब जब भी ऐलान करते हैं ना, तो पार्टी के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं इस ऐलान के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अलीमा खान की मुलाकातें रुकवाई गई, फिर बुशरा बीबी की सज़ा, उनको पहले रिहा किया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर ये रिपोर्ट हुआ कि अली अमीन गंडापुर का इसके अंदर हाथ था, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की बात ना, ऑफ द रिकॉर्ड पीटीआई में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान के मुखलिस सिपाही हैं। उन्होंने ये बात मुतअद्दिद दफ़ा इनकी अपनी मीटिंग्स के अंदर, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जूम्स मीटिंग्स के अंदर भी कही कि आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करना बंद करें, और इमरान खान के झंडे को जो आपने उठाया हुआ है, लोगों को धोखा देना बंद कर दें। तो अली अमीन गंडापुर क्यों इमरान खान की इस तहरीक को, या जुनैद अकबर या बाकी जो लोग हैं, आज 11 मुहर्रम है, इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? ये आज का बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, कोट लखपत जेल ट्रायल हो रहा है, और मैं आपको ये भी खबर बता दूं, आपको खबर दे दूं कि कोट लखपत जेल ट्रायल का एरिया रेड जोन बन चुका है। मीडिया पर पाबंदी, वकला पर पाबंदी, और अदालती समात के दौरान क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स जो वहाँ से आ रही हैं, सलमान अकबर राजा को भी आज जेल ट्रायल जाने से रोक दिया गया, और बताया जाता है कि जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है जेलर की तरफ से कि हम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपको जानबूझकर खड़ा इसलिए करते हैं कि आप उकता जाएं और यहाँ से भाग जाएं, और आइंदा आप यहाँ का रुख ना करें। और एक ऐसा माहौल जेल का और इन अदालतों का जो आपने जेल के अंदर कायम की बना दिया गया कि किसी तरह भी अदालती कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन के का जो मजाक चल रहा है पाकिस्तान की अदालतों में, ये रिपोर्ट ना हो। मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। 9 मई के वाकयात के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देना शुरू किए, तो उन्होंने कहा जी कि 2-3 लोगों ने भेस बदल कर अंदर इमरान खान की मीटिंग्स के अंदर गए, और उन्होंने सुना कि साजिश तैयार हो रही है। ये उनकी दलील थी 9 मई के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान की अदालत ने एक उसे इंडोर्स भी कर लिया। तो जब ये चीज़ें अदालत के अंदर रिपोर्ट होंगी और वो रिकॉर्ड पर आ जाएंगी, तो यकीनन इसका जायज़ा लिया जाएगा, इसको तोला जाएगा, इस पर तनकीद होगी। तो इस तनकीद से बचने के लिए ये वन लाइनर फैसले दिए जाते हैं और बाद में डिटेल्ड जजमेंट्स आती हैं। तो ये जो शर्मिंदगी है, इससे बचने के लिए और प्रोसिक्यूशन को बेनकाब होने से बचाने के लिए अदालत के अंदर ना इमरान खान की केसेस में इजाज़त है इंडिपेंडेंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को जाने की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में कोट लखपत जेल के भी यही हालात हैं। मैं आपको फिर से ये भी खबर दे दूं कि कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वालों के डबल मज़े हैं जी। और वो मज़े क्या हैं जी? मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें भी उन्हें मिलेंगी, और 13 मई 2024 को मुअत्तल होने वाले 19 अरकान को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। अरकान कौमी असम्बली को 13 मई 2024 से 31 दिसंबर तक 1.5 लाख रुपए फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह आपको दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर नवाजने का एक नया सिलसिला आपको नजर आएगा। और मैं आपको खबर ये भी दूं कि भारत को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है
भारत ब्रिक्स के सरबराही इजलास के अंदर सफारती धचका उस वक्त लगा जब इजलास के एलामिये में पहलगाम हमले की मजम्मत तो की गई, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया गया। भारत की भरपूर कोशिश थी कि इस हमले को पाकिस्तान से जोड़कर एलामिये में इसका नाम शामिल करवाया जाए। दूसरी नाकामी क्या है जी कि चीनी सदर शी जिनपिंग 2012 के बाद पहली बार इस इजलास में शरीक नहीं हुए, ये भी एक बड़ी नाकामी। तीसरी नाकामी ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी गैर हाजिरी ने ब्रिक्स में भारत की पोजीशन को मजीद कमजोर कर दिया। और चौथी नाकामी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो ममालिक ब्रिक्स की अमेरिका के मुखालिफ पॉलिसियों की हमायत करेंगे उन पर 10% इजाफी टैरिफ यानी दरामदी टैक्स आयद किया जाएगा। किसी मुल्क के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर भारत अमेरिका के साथ और बार बार जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म का किरदार नहीं किया, तो यकीनन आपको भी इसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी और फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है बच के निकलने का। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।